सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये भी आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो बुक अभी पढ़ रहे हैं वो आपका है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर मतलब पूरा आपका इंडियन में इंडिया बेस्ड होगा, ठीक है। तो पहले जो लैंड के कुछ रिसोर्सेज हैं, मतलब जो लैंड के यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं, कॉमन जो टाइप्स ऑफ लैंड पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट आउट करके रखा है, पहला का आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब समझ सकते हैं जो जंगल का जो लैंड है ना, वो बेसिकली लंबरिंग के लिए रखते हैं हम लोग, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वुड्स होते हैं उनके लिए रखते हैं, मतलब फॉरेस्ट को उसमें कैटेगराइज किया गया है, सही है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब जो लैंड एग्रीकल्चरल यूज में नहीं है उसको बोला जा रहा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आपका मतलब क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब क्या। उसमें आपका आता है जो मेनली सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़, रोड्स, फिर हम बोल सकते हैं रेलवेज, इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेटअप किया जा रहा है ना, वो भी किसी लैंड पे सेटअप किया जा रहा है ना। जो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, जो रोड्स है, जो रेलवेज हैं, जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट जहाँ व्हीकल्स रन कर रहे हैं वो किसी एक लैंड पे कर रहे हैं ना, तो उसी लैंड को बुलाता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। उसके बाद आपका आता है बैरन एंड वेस्टलैंड। ये मतलब बंजर जो इलाका होता है ना उसको बुलाता है। बंजर जो जगह मतलब जो जगह पूरा मतलब बंजर हो जाता है उसको बुलाता है, ठीक है। बैरन एंड वेस्टलैंड, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तब भी यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स। तो इसका मतलब आपका जो एरिया परमानेंट पेस्चर के अंडर रहता है, ठीक है। तो पेस्चर्स मतलब कहाँ, जहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो कैटल है वो लोग जहाँ पे मतलब फीड कर सकते हैं ना, तो आपको यह आता है आपका एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर से। ये ग्रेजिंग लैंड हम बोल सकते हैं, ग्रेजिंग लैंड। ये सब एरिया बेसिकली जो ग्राम पंचायत है ना उनके हैंड मतलब उनके हाथ में होता है, सही है। ये आपका गया एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स। ये आपका होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरल वेस्टलैंड आपका वो लैंड है जो कि 5 साल से ज़्यादा जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो फर्टिलिटी है उसको कोप अप करने के लिए, ठीक है ना। फर्टिलिटी जो है मतलब इंक्रीज़ कर जाए उसके लिए जो है 5 साल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था बिना कोई मतलब विदाउट एनी कल्टिवेशन। और उसके बाद जब 5 साल के बाद किया था तो वहाँ का फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है 5 साल में ना, उसको बोलते हैं कल्चरल वेस्टलैंड। इसका डेफिनेशन है मोर देन 5 years लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, सही है। ये करंट फैलो मतलब लेस देन 1 year और 1 year। जो लैंड 1 साल या फिर 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए विदाउट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मतलब छोड़ दिया था, मतलब कोई कल्टिवेशन नहीं किया था, उसको बोलते हैं करंट फैलो। इसका भी वो वही रीज़न है क्यों नहीं किया था, ताकि फर्टिलिटी सॉइल का इंक्रीज कर जाए, सही है। और ये आपका फैलो अदर देन करंट फैलो, इसमें क्या होता है मोर देन 1 year एंड लेस देन 5 year it is left uncultivated for more than 1 year and less than 5 years, सही है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक लैंड्स हैं, सही है ना। तो एक और एरिया आता है नेट एरिया सोन, मतलब कितना एरिया जो है सोन मतलब यहाँ पे बोल सकते यहाँ पे कल्टिवेशन किया जा रहा है नेट एरिया में, है ना, वो भी आता है आपका। अब आपका आता है लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। तो कैसे कैसे जो है इंडिया में जो है लैंड का जो यूज़ है वो चेंज होता गया, ठीक है। पहला आपको अकॉर्डिंग टू बुक है साइज ऑफ इकोनॉमी है, दूसरा है द कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। तो साइज ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या, जैसे जैसे जो हम मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे जो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, लैंड का जो यूज़ है हमें मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें अभी वैल्यूएबल है हमारे लिए लैंड, है ना। तो उसी लैंड का यूज़ बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, फिर अगर अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज हम बोलते हैं, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, है ना, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी करना है तो हमें लैंड के ऊपर ही करना पड़ता है ना। मेरा बेसिकली ये ओपिनियन है, जो बैरन लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, हम उसी पे बना सकते हैं ना। बेकार जो अच्छा, जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करके उस एरिया को मतलब हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि वहाँ पे ना करके किसी बैरन लैंड में किया जाए, अगर सूटेबल कंडीशंस हो तो, है ना। तो यहाँ पे साइज ऑफ इकोनॉमी को लेकर यही बोला गया है, ठीक है। फिर सेकेंडली बोला गया कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का कंपोजिशन मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। अगर वो मतलब लैंड मतलब बेसिकली वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी किया जा रहा है, ठीक है, तो वो किस यूज में, मतलब किस काम में यूज़ होगा, फार्मिंग में यूज़ होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज़ होगा, अगर वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। और अगर वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है आपका, तो बेसिकली क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो इसी को बोला जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे देखिए यूजुअली ग्रो मच फास्टर, टर्सरी सेक्टर्स यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन प्राइमरी सेक्टर। सही बात है, जो टर्सरी सेक्टर्स है वो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्सरी सेक्टर्स मतलब अट्रैक्ट करते हैं पीपल को अपने तरफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, सैलरी भी ज़्यादा रहता है ना, और फिर बेटर लिविंग कंडीशन भी मिलता है। सही है, तो ये मतलब यही यहाँ पे बोला गया है, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी में यही बोला गया है, ठीक है। थर्डली देखिए, अब एक बात तो याद रखिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर जो कल्टीवेट किया जा रहा है उस लैंड का जो है हम बोल सकते हैं डिमांड कम हो रहा है, लेकिन मतलब वो लैंड कम दे जा रहा है लेकिन डिमांड नहीं कम रहा है, ठीक है। लैंड साइज कम रहा है, लैंड होल्डिंग कम रहा है, लेकिन डिमांड नहीं कम रहा है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आपको बताइए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है, वास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसको जो है मैनेज करने के लिए आपको जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जो आज यहाँ पे खड़े होके ये वीडियो में लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है ना, हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है उन फार्मर्स पे, ठीक है, उन फार्मर्स पे जो कि खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना। हम तो पैसा देकर अनाज खरीद लेते हैं, लेकिन अनाज आता कहाँ से है, अनाज आता कहाँ है, हम तो पैसा देकर अनाज खरीद लेते हैं ना, अनाज कहाँ से आता है। सही है, तो वही मतलब फार्मर्स का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में। सही है, वही बोला था, नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जो कैटेगरीज ऑफ लैंड बताया था, उनमें से जो है चार में इंक्रीमेंट आया है और चार जो कैटेगरी है उसमें आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है, मतलब डिक्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो चार जो है जिनमें इंक्रीमेंट आया है वो कौन कौन से हैं? शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, जो एरिया अंडर जो फॉरेस्ट है उसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब डिमांड इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब मैक्सिमम लंबरिंग के लिए ही डिमांड हुआ है, ठीक है ना। वो एक टाइप का जो है हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। वहाँ बहुत टाइप का मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर वहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी मिलेंगे, डाइवर्सिटी हमें मिलेगा फॉरेस्ट में, है ना। तो मतलब इसका इंपॉर्टेंट वहीं पे है। और एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब जैसे जैसे मतलब हमारा इंडिया का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम जो है प्राइमरी से जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो उसी के लिए जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज जो एरिया है अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। करेंट फैलो लैंड, ठीक है। करेंट फैलो लैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको कुछ साल तक छोड़ देने के बाद जो है इसमें फर्टाइल हो जाता है ना। यहाँ पे जो हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। सही है। उसका बाद नेट एरिया सोन जो है वो बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, हमारा डिमांड बढ़ रहा है ना, डिमांड बढ़ रहा है तभी जाकर जो है नेट एरिया सोन बढ़ते जा रहा है। सही है। और जिसमें डिक्रीज है वो है बैरन एंड वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड और बैरन लैंड का क्या यूज़ है? कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो बैरन और वेस्टलैंड है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब इस एरिया में जो जो बन रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वही अगर यहाँ पे होता तो मेरा ओपिनियन है
ये सही रहता है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका इम्पोर्टेंस इसके वजह से बढ़ सकता था, सही है। उसके बाद आता है कल्चरल वेस्टलैंड। ये कंपटीशन फेस करता है किससे, जो कल्टिवेबल एरिया है या फिर जो बहुत दिन से जिस एरिया में मतलब कल्टीवेशन किया जा रहा है उस एरिया से ये कंपटीशन फेस करता है। एरिया अंडर पैस्चर एरिया पर कंपटीशन फेस करता है किससे, जो फार्मिंग का एरिया है उससे, ठीक है। फैलो लैंड्स मतलब ऐसे ही वही, ये भी कंपटीशन फेस करते हैं जो एग्रीकल्चरल एरिया से उन सबसे, सही है। फिर इसके बाद आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, CPR, मतलब जो सबके लिए सेम है, ठीक है ना। CPR उसको बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये रफ करते हैं। तो एक्चुअली जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आखिर होता क्या है, CPR है ना। CPR आखिरकार होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, या फिर इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सही है। तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप लैंड डिवाइड हम कर सकते हैं दो टाइप से, सही है। एक होता है आपका प्राइवेट और एक आपका होता है CPR, ठीक है। प्राइवेट जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है और जो CPR है वो कॉमन रहता है सबके लिए, क्योंकि उसका नाम ही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। एक कम्युनिटी में सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी कहीं पे सेटल्ड है, ठीक है ना, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट है या फिर जो भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, सब कोई वहाँ पे मतलब उस सबका वहाँ पे हक है, ठीक है ना। कोई उसको इंडिविजुअल उसको ओन नहीं करता है, उसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सही है। CPR प्रोवाइड फॉडर फॉर द लाइवस्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड, ठीक है। फॉडर फॉर द लाइवस्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड, सही है। फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जो कि सबके लिए सेम है, सबको उसका फ़ायदा मिलता है, सही है। यहाँ लिखा गया CPRs कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स वेयर एवरी मेंबर हैज़ द राइट ऑफ एक्सेस एंड यूजेस विथ स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन। मतलब राइट्स है आपको यूज़ करने का, आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जो है कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करने पड़ेंगे, सही है। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या है आपका, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको फॉलो कर। मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे कि हम लोग कितना ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करते हैं, तो ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो है एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ मोर कंपेयर टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द आउटपुट इन अदर सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड है, तभी जाके है ना। अगर डिमांड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता ना। खाना तो सबको चाहिए, आदमी तो पैसा नहीं खाएगा ना, है कि नहीं, वही बात है। क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटीज़। बात सही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर लैंड का क्वालिटी सही है तभी जाके जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश कर पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इंडस्ट्री बैठाना तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, है ना। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर करना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आपको जो है क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ मैंडेटरी। In rural areas, aside from its value as a productive factor, land ownership has a social value and serves as a security for credit, natural hazards for light. This is not important नहीं है, this is not that much important. So हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, तो इंडिया में बेसिकली खरीफ सीजन, खरीफ, रबी और जैद, 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो खरीफ आपका क्या होता है, खरीफ जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बेसिकली मतलब मेनली डिपेंड करता है, ठीक है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो और जो रबी क्रॉप है वो मतलब ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर में, जब विंटर जब धीरे धीरे मतलब घुसता है ना, तब इसका मतलब किया जाता है ना रबी।
और खरीफ जो है वो ऑनसेट ऑफ मानसून विंड्स, सही है, क्योंकि हम जानते हैं द मानसून विंड्स ब्रिंग हेवी रेनफॉल, है ना। फिर ये गया द लो टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग द सीजन फैसिलिटेट द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सब आपका रबी क्रॉप्स है। व्हीट, एक मिनट व्हीट, ग्राम और जो मस्टर्ड है आपका रबी क्रॉप्स है, सही। और राइस है, ठीक है, कॉटन है, बाजरा, ज्वार, तूर, मेज, ये सब का खरीफ क्रॉप है। एक और आपका आता है जैद। जैद मतलब अप्रैल जून के महीने में किया जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो फॉडर होते हैं, जो फल फूल, जो फल सब्जी, ये सब जो होता है वो उनको बोला जाता है जैद। यह आपका कब होता है? अप्रैल से जून के महीने में, सही है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक होता है आपका रेनफेड और एक होता है इरीगेशन। इरीगेशन मतलब आपको वाटर फैसिलिटेट कराना पड़ता है, ठीक है ना। जिस क्रॉप में आपको वाटर मतलब बाहर से लाकर देना पड़ता है उसको बोलते हैं इरीगेटेड। और जो रेनफेड है मतलब बारिश से हो जाता है, जैसे खरीफ है ना, वो बारिश से साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसका बारिश होता है तो उससे जो हो जाता है। एक दिक्कत भी है, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, इस इरेटिक इन नेचर, या फिर इरेटिक बोल सकते हैं, स्पोरेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। कब कहाँ कैसे हुआ कुछ मतलब कोई अता पता नहीं रहता है, अचानक से आ गया, अचानक से मतलब नहीं भी आ रहा है, बहुत दिन के बाद आ रहा है, ठीक है। इस पर डिपेंडेंट आजकल फार्मर्स नहीं रहते हैं। आजकल फार्मर्स जो है मानसून विंड पे डिपेंडेंट उतना नहीं रहते हैं, जो इरिगेशन ही कर लेते हैं, समझ में आया। यही बोला गया। रेनफेड होता है और इरिगेशन, ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग। प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करना है तो हमारा मेन गोल है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे काम में भी आएगा, उसको हम बाहर बेच के थोड़ा इनकम भी कर सकते हैं ना। तो वही बात है। फूड ग्रेन्स में क्या है? फूड ग्रेन्स आर डोमिनेंट क्रॉप इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेदर दे हैव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हाँ, फूड ग्रेन्स जो है इंपॉर्टेंट है, भले ही उनका इकोनॉमी कैसा भी है, सब्सिस्टेंस हो या फिर कमर्शियल हो। सब्सिस्टेंस मतलब पर्सनल यूज़, और कमर्शियल मतलब बेचने के लिए, जो भी हो, इसका जो है इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड ग्रेन्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया। ये जो आपको सीरियल्स, राइस, ये सब जो बोला गया है, राइस, व्हीट, ठीक है, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, मेज, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा याद करने वाला, ठीक है, मेमोरी वाला चीज़ है, सही है ना। फिर से हम लोग वही आ गए, फिर याद करना पड़ेगा। क्या सर, ये परेशान कर दिए एकदम। अरे हम परेशान नहीं किए, किताब ही वैसा है ना। इसको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। सब तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जितना होता है मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे राइस के बारे में क्या बोला है, और याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा याद करिएगा, आपका ही नॉलेज होगा, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं आप, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सही है। एनसीईआरटी है ही कमाल की चीज़, एनसीईआरटी है ही कमाल की चीज़। मैं तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना 11-12 का, फिलहाल 12 का हूँ, 11, 10, 9 सब जाऊँगा धीरे धीरे। तो ये सब जो है ना आपको किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आपको इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी, सही है। तो सीरियल्स की बात यहाँ पे गया। सीरियल्स में कौन कौन सा आता है? विच आर क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन्स, राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ठीक है। राइस क्या है? स्टेपल फूड फॉर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। राइस स्टेपल फूड है। इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है राइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम करते हैं भात, है ना। रात को बच गया तो सुबह को पांता भात। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है। और कुछ मतलब मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा सभी करते हैं। हाँ, इवन की जो नॉन बंगाली से वो भी आजकल करते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है तभी ना करते हैं। ये राइस हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया मोर देन 3000 वेराइटीज राइस ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजियंस, सही है। वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स, मतलब औस, अमन एंड बोरो। 3 टाइप्स ऑफ राइस वेस्ट बंगाल में, ठीक है, औस, अमन और बोरो। ये आपको इंपॉर्टेंट है, सही है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 21.7% ऑफ, ये जितना जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश वेयर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री इन 2009-2010, ठीक है।
ये आपको थोड़ा सा मेमोरी वाला चीज़ है। अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उसके लिए आपको कुछ कुछ फैक्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वालिटी ऑफ लैंड होता है, ये क्वालिटी ऑफ लैंड को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तब भी अगर नहीं होता है तो हम जो एच वाई भी सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैराइटीज जो सीड्स होते हैं उनको लाते हैं, ठीक है ना। उनसे क्या होता है, जो यील्ड होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, सही है ना, जिससे हमारा सरप्लस बनता है, ठीक है। आपका राइस का सेक्शन किया, अब आता है वीट का। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया आफ्टर राइस, ठीक है। अब जो है जो नॉन बंगाल्स होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली आपको वीट कंज्यूम करते हैं ना, रोटी खाते हैं, रोटी, सही है ना। Hence, cultivation in India is done during winter rabi season. About 80% of the total area under this crop is concentrated in north and central regions of country. सही बात है, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन, यहाँ पे मतलब फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाया जाता है ना, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, हाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है जहाँ पे मैक्सिमम, वहाँ पे जो ये प्रैक्टिस किया जाता है, सही है। 14% क्रॉप एरिया इन द कंट्री इज अंडर वीट कल्टिवेशन। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 5 लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मैंने बोला अभी मैक्सिमम नॉन बंगाली से आप वीट कंज्यूम करते हैं, सही है। ज्वार, ठीक है, अब ज्वार आते हैं हम लोग। द कोर्स सीरियल टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 60.50% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। अमंग दिस ज्वार और सोरगम अकाउंट्स फॉर अबाउट 5.3%। ज्वार और सरगम जो है अकेला 5.3%, सही है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ नाम जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ सोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। ये खरीफ और रबी सीजन दोनों में ही मतलब उगाया जा सकता है, सही है। ज्वार पर आपका आता है बाजरा। ये ड्राईलैंड क्रॉप है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी क्रॉप है, किसी भी कंडीशन में इसको आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्राईलैंड, पानी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम ओपी वाला है ना बाजरा, ठीक है। विच रेजिस्ट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट्स। ड्राई स्पेल्स मतलब जितना भी सूखा क्यों ना हो, बाजरा एकदम हो जाएगा, नाम जैसा एकदम बाजरा, बाजरा है ना, या पक गया बाजरा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान जैसा जगह में इसको ग्रो किया था, बाजरा ग्रो हो जाता, तो आप समझ सकते हैं। मेज़ क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इसका लगते हैं, ठीक है। और इंफीरियर सॉइल, मेज में उतना कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, वो सेमी एरिड रीजन में ग्रो कर जाता है, और कुछ सॉइल क्वालिटी कुछ खास नहीं भी होगा तब भी ग्रो कर जाएगा, सही है। इसका कुछ एरिया का है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, कर्नाटका है, ठीक है, राजस्थान है, यूपी है। ये सब मैं चाहता था आपको बोर्ड पर लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं अगर आपको बोल कर समझाऊंगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मतलब लगेगा कि हाँ इंटरेक्टिव है, सही है ना। अगर बोर्ड में लिख दूंगा, बोर्ड में समझाऊंगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सही है। अब पल्सेस आते हैं। पल्सेस में क्या है, पल्सेस रेनफेड क्रॉप है, ठीक है। सो यील्ड इज लो एंड क्या बोला है, यील्ड इज लो एंड ओनली ग्रो इन ड्राई एरियाज। अच्छा ये बात है, ये रेनफेड क्रॉप्स है, तो मतलब ड्राई एरिया में ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेजिटेरियन फूड, ठीक है, क्योंकि दे आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, है ना। दिस आर लेग्यूम क्रॉप्स विच इंक्रीज नेचुरल। लेग्यूम मतलब लेगुमिनस क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। लेगुमिनस क्रॉप जो होता है ना, अगर आप उसको कहीं पे मतलब लगाते हैं तो वो जो सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजी में एक टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे शायद दिया होगा, नहीं यहाँ पे नहीं दिया है, हाँ दिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड अकाउंट्स फॉर, अच्छा ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी एरिया में होता है आपको थोड़ा वो देख लेना है, सही है। अब आता है ग्राम इज कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज़ मोस्टली अ रेनफेड क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन इन सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ होता है वो एरिया बताया गया है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये क्या है, रेनफेड क्रॉप है, इसको बारिश जरूरी मतलब बारिश लगता है इसमें, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है। ग्राम गया तुर, जो हम तुर या फिर जो हम अरहर बोलते हैं, अरहर, है ना, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो है मतलब ड्राई एरियाज में भी हो जाता है, सेंट्रल एंड साउथर्न साइड्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल
बीच में या फिर साउथर्न नीचे की तरफ जो साउथ की जो सिटीज़ हैं या फिर जो सेंट्रल जो सिटीज़ हैं, है ना, जो नॉर्थ और साउथ के बीच में सिटीज़ उसी को सेंट्रल सिटीज़ बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है तो महाराष्ट्र अलोन कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टूर, ठीक है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सब जो है हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल हब बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स क्यों ना हो, वो यहाँ पे हो ही रहे हैं, होते ही हैं। यहाँ पे दोनों रेनफेड और इरीगेटेड दोनों कंडीशन यहाँ पे अवेल है, सही है। कुछ कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे बारिश नहीं होता है, कुछ एरिया ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, यही बताएंगे। Oilseeds are produced for extracting edible oils. Drylands of Malwa Plateau, Marathwada, Gujarat, Rajasthan, Telangana, Rayalaseema region of Andhra Pradesh and Karnataka. Oilseeds मतलब जिन सीड्स में से हम जो ऑयल निकालते हैं, ठीक है ना, जो सरसों का तेल होता है ना, फिर और भी बहुत सारे जो सीड्स का तेल, कोकोनट ऑयल निकाल रहे हैं ना, वो सब है ऑयल सीड्स, सही है। ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड्स ग्रुप ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट दिखा रहा है, रेप सीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। ग्राउंड नट में क्या है, रेनफेड खरीफ क्रॉप ऑफ ड्राईलैंड्स, ठीक है। ग्राउंड नट आर द रेनफेड खरीफ क्रॉप्स ऑफ ड्राईलैंड। मैं जो बोल रहा हूँ आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपको मतलब हेल्प मिले, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है, इतना बड़ा तो नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैं आपको लिए शॉर्ट करके बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप मतलब कर सकें, सही है। रेपसीड एंड मस्टर्ड कंप्राइजेस सेवरल ऑयल सीड्स, राई, सरसों, तोरिया एंड तारामीरा, ठीक है। ये सब रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंडर पे आते हैं, ठीक है। रबी सीजन राई, सरसों, तरिया एक्सेट्रा दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप, ये जो है फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप है, अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो ये क्रॉप नुकसान हो जाएगा, सही है ना। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे ग्रो होता है। अदर ऑयल सीड्स में आपको पता है सोयाबीन, सनफ्लावर, इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब कुछ जगह का नाम जहाँ पे सोयाबीन ग्रो किया जाता है, सोयाबीन या फिर सनफ्लावर या फिर जो भी है। सनफ्लावर कल्टिवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, सही है। देखिए फिर कर्नाटक का नाम आ गया है ना। फाइबर क्रॉप्स हम जानते हैं, फाइबर क्रॉप्स क्या होता है, कॉटन, जूट, ये सब होता है फाइबर क्रॉप्स। शुगर केन ये आपका अदर क्रॉप्स में आएगा, वो कैटेगरी अलग है, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स में हम आते हैं, कॉटन इज द ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन, ठीक है। तो कॉटन खरीफ सीजन, एरिया सेमी एरिड, सही है। इंडिया लॉस्ट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था, जो लार्ज कॉटन ग्रोइंग एरिया था ना, इंडिया में ही था, पर जब पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया, सही है। या फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब नॉलेज वाला बात है, सही है ना। इसमें उतना ही दिया गया, ठीक है। इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। सोच रहे हो, इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड, सही है। देयर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द वेस्टर्न प्लेटूस ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन साउथ। कुछ एरियाज बोला गया, ठीक है। देखिए आपको अगर एरिया से याद रखना है ना, तो आप देखिएगा कि जो मैक्सिमम जो क्रॉप्स है वो कुछ सिमिलर एरियाज में ग्रो करते हैं, जो एरियाज सब में सिमिलर है, ठीक है। वो थोड़ा आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक। बाकी जो है उतना कुछ मैटर नहीं करता है। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत लिख के चले जाएंगे, गलत नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगर 5 एरिया दिया है तो आप अगर 2 लिखते हैं तब भी आपको चलेगा। तो मुझे लगता है आप 2 याद कर सकते हैं, 2 कोई दिक्कत नहीं याद करने में, है ना, वही बात है। उसके बाद जूट, कोर्स क्लोथ, बैग्स, सैक एंड डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है जूट को। इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज टू ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश ड्यूरिंग पार्टीशन। कॉटन भी खो दिया हम लोग और इंडिया जूट भी हमने खो दिया, कोई दुख की बात है, कोई बात नहीं। अदर क्रॉप्स, शुगर केन ट्री एंड कॉफ़ी आर अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया। हाँ है ही, शुगर केन तो बहुत ही बड़ा ह्यूज इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, है ना, शुगर केन इंडस्ट्री। ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब शुगर केन के कल्टीवेशन में। इंडो गैंगेटिक प्लेन, इट्स कल्टीवेशन इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। शुगर केन ग्रोइंग एरियाज उत्तर प्रदेश में, पता है क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मतलब जो जहाँ पे कल्टीवेशन होता है वहाँ पे जो शुगर केन काट के जो ट्रांसपोर्ट करना होता है ना
तुरंत मतलब जहाँ उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। एक के साथ मिनिमम टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर में अगर आप शुगर केन को वहाँ से कट करके एक्सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजते हैं तो वो जो है वो शुगर केन जो है उसमें से जो जूस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सही ना, शायद 24 आवर्स होता है टाइम, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सही है। साउदर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका। फिर कर्नाटका का नाम आ गया, मतलब जिसमें मैक्सिमम देख रहे हैं आपको कर्नाटका का नाम आ ही रहा है। थोड़ा बहुत ये सबको पॉइंट आउट करना पड़ता है, सही है ना। जब पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं ना। रट्टा मार के क्या है, रट्टा कौन मारता है, रट्टा मारिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम, आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। और आजकल अगर आपको जॉब पाना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा ही, मस्ट, ठीक है ना। आप कहीं और नहीं जा सकते, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मस्ट कर दिया गया, सही है। तो वही बात है, थोड़ा सा ये रखना, नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 है, ठीक है। 12 में थोड़ा बहुत आपको माइंड लगाना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के आप आंसर अपने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, ज्योग्राफी में तो स्पेशली कोई बड़ा बात नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ठीक है, उसके बाद आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आंसर लिखने में, सही है। उसके बाद आता है आपका टी, चाय, सुबह उठ के चाय, शाम को उठ के चाय, मतलब चाय इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, है ना। टी लीव्स आर हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन, सही है। इसीलिए जब हम लोग को जब बहुत ज़्यादा नींद लगता है तो हम लोग चाय पीते हैं, इसमें क्योंकि कैफीन होता है, ठीक है ना, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सही है। थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत बायोलॉजी बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, सही है। कॉफ़ी इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, इट्स सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ बेवरेज, सही है। इनको जो कॉफ़ी जो पहले सीड्स होता है ना उन लोग को रोस्ट किया जाता है, मतलब बहुत ही ह्यूज मतलब लंबा प्रोसेस है, और प्रोसेस जो है एकदम स्किल्ड प्रोसेस है, ठीक है ना। कोई भी ऐरा गैरा ये काम नहीं कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड प्रोसेस है, ठीक है, कॉफ़ी का। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में, सही है। तो बेसिकली कैसे मतलब डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इट हैज डिसमल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी, मतलब इंडिया जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत आ चुका था, सही है। इट हैड क्या लिखा है, ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, सही बात है। जो मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड है वो आपका पाकिस्तान में चला गया ड्यूरिंग पार्टीशन, सही है। दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन जो है इंडिया में कम गया, सही है। ये भी आपको थोड़ा समझने वाला चीज़ है। द इमीडिएट गोल ऑफ गवर्नमेंट बस क्या बन गया, वॉज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी बाई स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स, ठीक है। कैश क्रॉप से क्या वो लोग स्विच किया, स्विच्ड फ्रॉम, ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, स्विच्ड फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, ये पहला नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या किया, कैश क्रॉप से अपना इंटरेस्ट कैश क्रॉप से हटा के फूड क्रॉप पे लाया गया, ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनके डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, मतलब क्रॉपिंग का जो इंटेंसिटी था उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी था उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज्ड क्रॉपिंग, सही है। क्रॉपिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तीसरा क्या है, तीसरा हम देखते हैं इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लॉ। पहले क्या था, जो कल्टिवेटेड लैंड है उसी को मतलब हम लोग मायने रखते थे, लेकिन अब जो फैलो लैंड था, फैलो लैंड और जो भी था, मतलब जो भी लैंड जो जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है सबको जो है अपने अंडर में मतलब कल्टीवेशन का अंडर में ला दिया गया, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जो मतलब क्या बोल सकते हैं, डिमांड फुलफिल किया जा सके, मतलब बहुत जल्दी डेवलप किया जा सके, है ना। क्योंकि
इंडिया, देखिए इंडिया हमेशा से प्रिमिटिव लेवल में काम करता है, ठीक है ना। और इंडिया का जो फिलहाल जो सक्सेस है उसका यही रीज़न है आपका, जो वो प्रिमिटिव लेवल पे काम करता है, सही है ना। थोड़ा सोचता है यहाँ कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सोचने से ही जो है हर चीज़ का सोल्यूशन आ जाता है। तो इंडिया में मतलब यही है कि इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ठीक है ना। फिर जो है सेकेंड सीड वैरायटी ऑफ व्हीट लाया गया मेक्सिको से, फिलीपींस से, ये सब मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज है, इन सबको लाया गया मिड 1960 तक। इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड introduced package technology comprising HYVs along with chemical fertilizers and irrigated areas from पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और लिख सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सही है। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम IAAP, ये सब मतलब लॉन्च किया गया था 1960s के तरफ, है ना। इससे क्या हुआ, जो है एग्रीकल्चरल इनपुट और आउटपुट दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, सही है ना। उसके बाद हम आते हैं फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी को बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, ये भी हम लिख सकते हैं, सही है। तो ये आपका मतलब कैसे कैसे जो है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का। फिर हम लोग इरिगेशन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, सही है। पॉइंट्स आपको बहुत मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको पॉइंट्स बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत सोचने से ही आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता, सही है। ज्योग्राफी भी एक तरह का साइंस ही है, ठीक है ना। हाँ जानते हैं, सोशल साइंस बोल सकते हैं, सही है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट मतलब कैसे जो है टेक्नोलॉजिकल आउटपुट में या फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट में ग्रोथ हुआ, सही है। तो प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज़ इंक्रीज्ड एट एन इम्प्रेसिव रेट, सही बात है। जो राइस और व्हीट का जो कल्टीवेशन है या फिर जो प्रोडक्शन है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेट में इंक्रीज कर चुका है, सही है। कॉटन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, मतलब कौन कौन सा जो है ये आपको 3 से 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स सिंस मिड 60s। और जो इस सब का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है ना। यही तो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग जब कुछ मतलब इंक्रीज करने का सोचते हैं ना तो थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन बस हम लोग पॉजिटिव साइड को सोचते हैं, उसका नेगेटिव साइड को नहीं सोचते हैं। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड सोचेंगे तो जो पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, है ना। इसलिए जो हम मतलब बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस को देखें हम लोग बस अपना रिजल्ट देख के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, थोड़ा नेगेटिव भी सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचने से क्या पता कुछ और आइडिया आ जाए दिमाग में, है ना। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हम लोग सोच लेना चाहिए। हमेशा लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचा कीजिए, सही है ना। तभी जब आपको मतलब एक बेसिक आउटलुक बनेगा, अच्छा आउटलुक बनेगा, ठीक है ना। आप थोड़ा बढ़िया सोच पाएंगे, सही है। तो फिर ये तीन पॉइंट दिया गया, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी दिया गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, और फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब राइस जैसे राइस और व्हीट का जो मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। ये सब कुछ 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो कुछ बेसिक पॉइंट दिया गया है। इतना बड़ा करके दिया गया ना, इतना बड़ा आपको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है ना। वही यही मतलब मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो आप याद मत किया कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिए, चैनल का मेरा नाम ही है लेट्स अंडरस्टैंड, तो आप यहाँ पे आए हैं समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आप मन से आंसर लिखिए, ठीक है। दिल से आंसर लिखिए, बना के, जैसे जो क्या बोलते हैं, जो गाना लिखते हैं ना, दिल से एकदम सोच के आप वैसे ही आंसर लिखा कीजिए, ठीक। देखिएगा आपका आंसर किसी गाने से कम नहीं होगा, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, ठीक है। इरेटिक मानसून के बारे में क्यों बोला, क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसा लैंड है, मतलब कंट्री जहाँ पे बेसिकली जो प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस किया जाता है हम लोग, मैंने ये पहले ही आपको बोल चुका है, सही है ना। तो इरेटिक मानसून का मतलब क्या है, जो मानसून है वो इरेटिक इन नेचर, उसका नेचर इरेटिक है। कब आएगा, ठीक है, कितना आएगा
कोई ठीक नहीं होता है, सही है ना। तो फार्मर्स को वेट करना पड़ता है, ठीक है, वेट करना पड़ता है। अब क्या पता कहीं जल्दी आ गया, ठीक है, जो पीरियड है कहीं वो कम हुआ तो, जो ड्यूरेशन है मानसून का कहीं कम हुआ तो, उसके बीच में अगर फार्मर्स क्रॉप नहीं बैठा पाए तो एक मतलब इसका एक दिक्कत होता है। तो इसके प्रॉब्लम ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इरिगेशन करने से भी प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर टेबल कम जा रहा है ना। तो मतलब सॉल्यूशन खोजते खोजते हम थोड़ा और प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही एक ही चीज़ कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोले सर फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चले, अरे क्या कर सकते हैं, आना पड़ता है बार बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। फिर है लो प्रोडक्टिविटी तो लो हो मतलब है ही, ठीक है ना। क्यों कम है, क्यों लो है, क्योंकि सब कोई जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, सबके पॉसिबल नहीं है ना, सबके पास का नहीं है ना इसको खरीदना। तो जिसको जितना हो सकता है वो उतना ही खरीदता है, ठीक है ना। हमारा इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप तो नहीं है ना कि जो मतलब जिसको जो मन होगा वो अपना खरीद सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, ये डेवलपिंग कंट्री है, सही है कि नहीं। तो वही बात है, उसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी। जैसे अभी थोड़ा बहुत क्या लिखा है मैं पढ़ सुनाता हूँ। द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन द कंट्री इज लो कंपेरिजन टू इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल में कंपेरिजन किया गया है यूएसए के साथ, ठीक है ना, रसिया के साथ, जापान के साथ, ठीक है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, पर हेक्टर आउटपुट ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, कॉटन एंड ऑयलसीड्स इन इंडिया इज मच लोअर देन दैट ऑफ यूएसए, मतलब कम है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टेडनेस, एक बहुत बड़ा मेजर सोशल इशू है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टेडनेस। जो बेसिकली जो विलेजेस है, जो गाँव हैं, वहाँ के जो फार्मर्स है ना बहुत ज़्यादा इंडेप्टेड है। किसको मतलब कौन उसको डेप्ट में रखा है, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, या फिर जो यहाँ तो वहाँ के हम बोल सकते हैं जो एरिस्टोक्रेट्स हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो मतलब इन सबको बांध के रखे हैं, ठीक है ना, इंडेप्ट मतलब डेप्ट में फंसा कर रखे हैं, सही है। क्या करते हैं, पहले लोन दे देते हैं, उधार दे देते हैं, उसके बाद जो है परेशान करते हैं, इंटरेस्ट मतलब वहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, जो गांव में मतलब क्या बोल सकते हैं, जो इंटरेस्ट है हम लोग बढ़ते जाता है। इससे जो इंडेप्टेडनेस लोग को क्या करता है, मतलब मजबूरी में पड़ के जो है किसान को अपना ज़मीन बेचना पड़ता है, ज़मीन बेच के पैसा देना पड़ता है, सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और कॉन्स्टेंट मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स उन लोगों को अवेल नहीं करा पाता है ना इंडिया में, ठीक है। फाइनेंशियल अगर रिसोर्स अवेल कराएगा, तो मान लीजिए गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव नहीं दिया, जब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ आप फार्मिंग कीजिए, वहाँ से जब प्रोड्यूस होगा अगर सरप्लस होगा तो आप रख लीजिएगा, ठीक है, या फिर जब प्रोड्यूस हुआ सरप्लस होगा ही, ये मतलब निश्चित है, गारंटीड, सही है, सरप्लस होगा। अगर आप ठीक ठाक से फार्मिंग कीजिएगा तो आपको जो है सरप्लस होगा, तो आप लोन तभी लीजिए ना जब आपको मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सरप्लस होगा, मैं कर पाऊँगा, तभी आप लोन लीजिए। और सरप्लस आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। तो गवर्नमेंट लोन दिया, आप लोन लिए, आप मतलब कल्टीवेशन किए, कल्टीवेशन जो सरप्लस हुआ आप रख लिए, और जो गवर्नमेंट का जो पैसा था वो अनाज बेच के जो पैसा हुआ गवर्नमेंट को दे दिए, चुका दिए, है ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स मतलब इंडिया प्रेजेंटली हैड बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज देयर हैड बीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। बात तो सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज अनइक्वल, सही है। After independence, land reforms were accorded priority, but these reforms were not implemented effectively due to lack of strong political will. Land reforms मतलब जो जमींदारी, ये सब तो बहुत पहले एबोलिश हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये सब था, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको ठीक करना पूरा गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था, ठीक है। तो उस टाइम कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, पॉलिटिकल स्टेबिलाइजेशन उस टाइम नहीं था, बोल के ये सब लैंड रिफॉर्म्स कुछ खास नहीं हो पाया था, सही है ना। Lack of implementation of land reforms has resulted in continuation of inequitous distribution of cultivable land, which is detrimental to agricultural development. सही है, सही बात है, सही है ना, समझ में आ रहा है। मतलब जो लैंड रिफॉर्म नहीं है बोल के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड वो है अनइक्विटेबल है, सही है ना। स्मॉल फॉर्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो फर्दर क्या बोला जा रहा है, फार्म का साइज स्मॉल होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटा छोटा हिस्सा में जो है लैंड होल्डिंग को बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर वही छोटा हिस्सा अगर पूरा एक बड़ा हिस्सा होता है, कॉम्पैक्ट बड़ा हिस्सा होता है, फ्रेगमेंटेड ना होता, तो वहाँ पे जो है हम
बल्कि मटेरियल मतलब बल्क में जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं ना, तो वही बोला गया। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, जो बहुत सारे जो फार्मर्स है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही फार्मिंग करते हैं, मतलब अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन नहीं करते हैं, या फिर कमर्शियलाइजेशन करते हैं तो उनको घाटा हो जाता है। क्यों घाटा होता है? क्योंकि लिंक नहीं है ना, बेटर लिंक डेवलप नहीं है ना, है ना। जो कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूमर और जो मैन्युफैक्चरर के बीच में अगर अच्छा लिंक रहता है तभी जाकर ना मतलब कुछ भी मतलब बनता है ना। लिंक बढ़िया रहेगा तभी जाकर डेवलप होगा ना, तो उतना अच्छा लिंक नहीं है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। देयर इज ए मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, particularly in the unirrigated tracts. In these areas there is a seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months, 4 से 8 महीना तक जो कोई फार्मिंग एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होता है। सही है, कोई फार्मिंग एक्टिविटी में कोई भी इंडल्ज नहीं होता है 4 से 8 महीने में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना। आपको जो पूरा देना पड़ेगा अपना 100% क्या 200% देना पड़ेगा फार्मिंग में, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस इशू है, ठीक है ना। जो कल्टिवेबल लैंड है, जो जिस लैंड पे हम कल्टिवेशन कर सकते हैं, वो मतलब डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड कर रहा है मतलब उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लैंड धीरे धीरे कमते जा रहा है। क्यों कमते जा रहा है? क्योंकि देखिए एक टाइम होने के बाद ना जो है ना, आप किसी लैंड पे कल्टिवेशन कर रहे हैं तो सॉइल का फर्टिलिटी कम जाता है, ठीक है। सॉइल का फर्टिलिटी कम गया तो हम क्या करते हैं, हम जो आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं उस फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो है मैन्यूर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स तो एब्सोल्युटली नेचुरल नहीं होता है ना, आर्टिफिशियल ही होता है, मैन मेड होता है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, सॉइल का क्वालिटी जो है और भी बिगड़ जाता है ना। सॉइल जो है और भी ज़्यादा डिग्रेड कर जाता है, तो एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलाइजर्स का, सही है। और जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से मतलब पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जब बारिश होता है तो खेत का पानी जो मतलब खेत में पानी गिरता है, तो अगर आसपास कहीं पॉन्ड या फिर कहीं नदी वदी हो तो वो पानी बहते बहते फिर फर्टिलाइजर्स उसमें घुल जाता है और बहते बहते चला जाता है आपका रिवर में या फिर पॉन्ड में, वाटर सोर्स में चला जाता है ना। तो ये भी एक पॉल्यूशन भी है। तो डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इसमें यही बोला गया है। वाटर लॉगिंग ड्यू टू फर्टिलिटी लॉस करता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग। एल्कनिटी एंड सैलिनिटी हैव ऑलरेडी अफेक्टेड अबाउट 8 मिलियन लैंड, ठीक है। दिस यही बोला गया है, ठीक है ना। और जो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। हम लेगुमिनस क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है ना, जो सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ना। हम लेगुमिनस क्रॉप लगा सकते हैं, वो नेचुरल तरीका है, ठीक है ना। वो तो हम कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। लेकिन लोग सोचते हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा, जो बाज़ार में मिल रहा है पैकेट लेके आते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं और उगाते हैं, क्या दिक्कत है ना। लेकिन दिक्कत है, अभी नहीं है, बाद में होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बाद में समझ आएगा, सही है। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के आपको आंसर लिखना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। थोड़ा समझिए, आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले दिन। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।